एक शहर में रेवती देवी रहती है। रेवती के 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा ललित जॉब करता है और उससे छोटी बेटी अर्चना जो अभी पढ़ाई करती है। रेवती देवी अर्चना की शादी करना चाहती है, लेकिन अर्चना अभी पढ़ना चाहती है। शाम को ललित ऑफिस से घर आता है और वो अपनी माँ से बात करता है। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल, क्या हुआ, बता। इतना क्यों झिझक रहा है? माँ, कॉलेज टाइम से मेरी एक फ्रेंड है नीलम, और अब वो ऑफिस में मेरी कलीग भी है। हम दोनों शादी करना चाहते हैं माँ। हाँ तो कर लेना, किसने मना किया है? लेकिन पहले अर्चना की शादी तो हो जाने दे। माँ, अर्चना को अभी पढ़ना है। मैं पढ़ चुका हूँ, जॉब लग चुकी है, और अब नीलम के घर वाले भी प्रेशर कर रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि हाँ, कोई जरूरत नहीं है पढ़ाने की। दहेज क्या तू देगा? दहेज जैसी छोटी बातें मत किया करो माँ। देख ललित, मेरी बात आज ही ध्यान से सुन ले। मैं सबसे पहले अर्चना की शादी करूंगी, उसके बाद तेरी करूंगी। मुझे अर्चना के पढ़ने या ना पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। माँ, लेकिन ऐसा क्यों करना है आपको? तू भी कितना पगला है, बात को समझता ही नहीं है। माँ, मुझे आपकी कोई भी बात आजकल समझ में नहीं आ रही है। देख, अगर मैं तेरी शादी पहले करा देती हूँ तो वहाँ से दहेज मिलेगा, और अर्चना की शादी बाद में होगी तो वहाँ दहेज देना होगा, क्योंकि पहले हमें मिल चुका होगा। यही समाज की बात है। माँ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मुझे क्या हुआ है? बीमार पड़े मेरे दुश्मन। माँ, ये दहेज जैसी बातें छोटी होती हैं। हम भिखारी नहीं हैं। तो कह देना अपनी नीलम से कि ये शादी नहीं हो सकती। मैं तेरे लिए कोई ऐसा रिश्ता खोजूंगी जो बहुत ज्यादा दहेज दे, लेकिन उससे पहले अर्चना की शादी करूंगी। ललित बिना कुछ बोले ही वहाँ से उठकर अपने कमरे में चला गया। अर्चना भी ये सारी बात सुन रही थी। आज दोपहर को ललित ऑफिस से घर आ गया। उसके साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति दीनानाथ और एक लड़का प्रभात भी है। आज ऑफिस से जल्दी आ गए? हाँ माँ, इनसे मिलो। ये है मेरा दोस्त प्रभात और ये है उसके पापा। रेवती ने दोनों से परिचय किया और अर्चना को चाय नाश्ते की व्यवस्था के लिए बोल दिया। चाय नाश्ता तो अब होता ही रहेगा, क्योंकि अब हम लोग तो आते ही रहेंगे। हाँ माँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गया। अंकल हमारी अर्चना का रिश्ता लेकर आए हैं। प्रभात अच्छा लड़का है और मेरे ऑफिस में सीनियर है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तेरा भी सीनियर है तो दहेज कितना लेंगे? रेवती की ये बात सुनकर दीनानाथ जी बोल पड़े। नहीं, आप तो बेवजह इतना सोच रही हो। हम दहेज लेने देने में विश्वास नहीं रखते हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है आपने। मैं अब पहाड़ी वाले बाबा को प्रसाद चढ़ा कर आऊंगी। अब देर किस बात की है? मेरी तरफ से तो रिश्ता पक्का है। हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का ही समझिए। ललित, सबका मुंह मीठा करा और पंडित जी को बुलाकर शादी की तारीख निकलवा ले। बिना दहेज का रिश्ता और हाई प्रोफाइल जॉब वाला लड़का पाकर रेवती देवी बहुत खुश होती है और पूरे मन से शादी की तैयारियों में जुट जाती है। शादी की तारीख भी 1 महीने बाद की ही निकाली और सभी तैयारियों में लग गए। अर्चना अपनी माँ की आदत जानती थी, इसलिए उसने भी इसका कोई विरोध नहीं किया। शादी की रात, शादी की सभी तैयारियां हो गयी, बारात भी आ गई और सभी लोग खाना भी खा चुके। रेवती देवी की खुशी जयमाला के वक्त देखने लायक थी, क्योंकि बिना दहेज का रिश्ता मिलना मुश्किल था। अब वक्त आया फेरों का और सभी लोग दुल्हन के साथ मंडप में उपस्थित हो गए। पंडित जी ने भी मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। रुको। क्या हुआ दीनानाथ जी, अभी समय नहीं हुआ है क्या? मैं कहना चाहता था कि आप अपनी बेटी को दे रहे हो, वो अभी ले जाओ ताकि समाज भी देख ले। क्या मतलब है आपका? आपने तो कहा था कि आप दहेज नहीं लेते हैं। ये सब कहने की बात होती है, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि लोग अपनी बेटी को बिना मांगे भी देते हैं। ये हमारा आपसी मामला है, आप अभी शादी हो जाने दीजिए, बाद में बात करते हैं। माफ करिए, ये फैसला अभी होगा, वरना बारात वापस जाएगी। ये बहुत गलत है। दहेज लेना भीख मांगने के समान है। इससे बड़ा कोई पाप हो ही नहीं सकता। रेवती दहेज के विरोध में वकालत करने लगी। तभी ललित भीड़ से बाहर निकल कर आया। माँ, आप जो भी दहेज के बारे में बोल रही हैं, क्या वो सच है? हाँ, बिल्कुल सच है। और
इन्हें शादी तो करनी होगी। माँ, आपको याद है ना, आपने मेरी और नीलम की शादी क्यों नहीं होने दी थी? वो अलग बात है। नहीं माँ, वो अलग नहीं है। जिस दिन आपने मुझे बिना दहेज के शादी के लिए मना किया था, तो मैंने अगले दिन पार्क में प्रभात और नीलम को मिलने के लिए बुलाया। तीनों पार्क में जाकर एक बेंच पर बैठ गए। तुमने इतनी इमरजेंसी में हमें यहाँ क्यों बुलाया है? सब ठीक है ना? हाँ यार, बता बात क्या है। माँ ने बिना दहेज की शादी के लिए मना कर दिया है, इसलिए पहले बहन की शादी करेंगे ताकि दहेज न देना पड़े और मुझे मिल जाए। अच्छा, तो ये बात है। ललित, उनके मन में जो धारणा है उसे बदलना होगा। लेकिन बातों का उन पे कोई असर नहीं होगा। कोई नहीं, हम बातें नहीं, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। और एक बात और, मैं बहुत दिनों से जो कहना चाहता हूँ। हाँ बोलना। अर्चना से मैं शादी करूंगा, वो भी बिना दहेज के। लेकिन पहले आंटी को इसका एहसास कराएंगे कि दहेज कितना गलत होता है। लेकिन ये करेंगे कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। माँ, ये हमारी प्लानिंग थी और आपको अपनी सोच अब बदलनी ही होगी। हाँ बेटा, मेरी आंखें खुल गई। दहेज के समय एक माँ बाप के दिल पर कितना बोझ आता है, मुझे समझ में आ गया। अब मैं तेरी शादी भी नीलम से करूंगी, वो भी बिना दहेज के। हाँ हाँ समधिन जी, लेकिन पहले प्रभात और अर्चना की शादी तो हो जाने दीजिए। सभी लोग ठहाका मारकर हंसते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। फिर नीलम और ललित की शादी की भी तारीख पक्की हो गई। दोस्तों, जिस प्रकार ललित और उसके दोस्तों ने पुरानी गलत परंपराओं को बहुत ही समझदारी से खत्म किया, उसी प्रकार हर युवा को आगे आना होगा। आकांक्षा का परिवार ऋषिकेश में रहता था। आकांक्षा का ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद उसके पापा सुरेंद्र ने उसकी पढ़ाई बंद करा दी। आकांक्षा की माँ ने उसके पापा से कहा, सुरेंद्र, आकांक्षा की पढ़ाई अभी बंद कराना ठीक नहीं। जब तक उसकी नौकरी कहीं नहीं लग जाती, हमें उसे पढ़ाते रहना चाहिए। आकांक्षा को नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यादव जी का लड़का राहुल पुलिस में लग गया है। तुम तो जानती ही हो, मैं और राकेश यादव कितने लंबे समय से दोस्त हैं। मैंने आकांक्षा की शादी राकेश के बेटे से तय कर दी है। नौकरी लड़के की लगी है। लड़के के आत्मनिर्भर हो जाने से हमारी लड़की आत्मनिर्भर नहीं हो जाएगी, और फिर भविष्य का क्या पता। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? लड़के की सरकारी नौकरी है और आकांक्षा की उससे शादी हो जाएगी, तो भला आकांक्षा को नौकरी करने की क्या जरूरत? मेरे होते हुए क्या तुम्हें कभी भी नौकरी करने की जरूरत पड़ी? बताओ मुझे। सुरेंद्र ने अपनी पत्नी का मुंह बंद कर दिया और कुछ दिनों बाद शादी की पक्की बात करने यादव जी के घर पहुंचा। राकेश, एक दूसरे के परिवार को तो हम जानते ही हैं, सीधे शादी की डेट फिक्स कर लेते हैं। ऐसे कैसे डेट फिक्स हो जाएगी? पहले लेन देन की बात तो हो जाए। आज से पहले तो तुमने लेन देन की कभी कोई बात नहीं की, और फिर हम अपनी बेटी को शादी में सारा सामान तो देंगे ही। हमारा लड़का सरकारी नौकर है तो लेन देन की बात तो होगी ही। हमें सामान के साथ एक कार और 10 लाख रुपए नगद चाहिए। सुरेंद्र ने किसी तरह कार का इंतजाम तो कर दिया, लेकिन वह नगद कैश सिर्फ 7 लाख ही दे पाया। जैसे तैसे शादी तो हो गई, लेकिन शादी के दौरान राकेश का परिवार मुंह फुलाए रहा। शादी के बाद भी आकांक्षा को आए दिन अपने ससुराल में ताने सहने पड़ते। उसका पति राहुल उसे पैसों के लिए परेशान करता रहता। तुम्हारे पापा ने शादी में हमें सिर्फ 7 लाख रुपए ही दिए थे। तुम्हारे पापा की आधी सैलरी हर महीने मुझे चाहिए। क्या तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है? मेरी एक छोटी बहन है, मेरे घर पर भी तो खर्चे हैं। क्या उन लोगों को पैसे की जरूरत नहीं है? ये सब कुछ मैं नहीं जानता। पैसे लेकर आओ अपने घर से, वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। आकांक्षा की शादी ना टूटे, इसलिए उसके पापा ने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा आकांक्षा के पति को देना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन आकांक्षा के पापा का एक्सीडेंट हो गया। इलाज में बहुत खर्चा हुआ, लेकिन सुरेंद्र बच नहीं पाया। आकांक्षा की माँ के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उन्हें छोटी बेटी की पढ़ाई का खर्चा उठाना था और साथ में घर का खर्चा तो था ही। इनकम का कोई सोर्स नहीं था। सारे पैसे सुरेंद्र के इलाज और आकांक्षा की शादी में खर्च हो चुके थे। आकांक्षा की माँ के दिमाग में एक आइडिया आया। उनका घर बिल्कुल रोड पर था और हर साल
ऋषिकेश में बहुत से टूरिस्ट घूमने आते थे। आकांक्षा की माँ ने घर को ही एक रेस्टोरेंट में बदल दिया। माँ अपनी छोटी बेटी के साथ मिलकर रेस्टोरेंट चलाने लगी। एक दिन आकांक्षा रोती हुई अपने माँ के पास आई। क्या हुआ आकांक्षा? क्या ससुराल वालों ने फिर से तुम्हें परेशान किया? माँ, राहुल ने मुझे तलाक दे दिया है। काश शादी होने से पहले मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई होती तो आज मुझे किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना पड़ता। बेटी, जो हो चुका उसे याद करके परेशान होने से कोई फायदा नहीं। राहुल और उसके परिवार ने तुम्हारे साथ जो किया है वो उसका परिणाम जरूर भुगतेंगे। तुम हमारे साथ हमारे रेस्टोरेंट में हाथ बटाओ। अगर रेस्टोरेंट अच्छा चलने लगा तो हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। आकांक्षा भी अपनी माँ के रेस्टोरेंट में काम करने लगी। रेस्टोरेंट में बहुत कम लोग आ रहे थे। एक दिन आकांक्षा ने अपने और अपने परिवार पर हुई आप बीती पर एक आर्टिकल लिखकर एक न्यूज़पेपर की ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया। आकांक्षा ने वो आर्टिकल महिलाओं को जागरूक करने के लिए लिखा था और उसमें बताया था कि शादी से पहले महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होना कितना जरूरी है। वो आर्टिकल न्यूज़पेपर में छप गया और लोगों को बहुत पसंद आया। सहानुभूति दिखाने के लिए लोग आकांक्षा की माँ के रेस्टोरेंट पर उमड़ पड़े। उस आर्टिकल के द्वारा उनके रेस्टोरेंट की अच्छी पब्लिसिटी हो गई। बहुत से टूरिस्ट उनके रेस्टोरेंट में आने लगे और रेस्टोरेंट से अच्छी कमाई होने लगी। उधर राहुल ने ढेर सारा दहेज लेकर दूसरी शादी कर ली थी। फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी को भी उसी तरह छोड़ने की कोशिश की जैसे आकांक्षा को छोड़ा था। लेकिन राहुल की दूसरी पत्नी के घर वालों ने राहुल के ऊपर दहेज प्रथा का केस ठोक दिया। एक दिन राहुल आकांक्षा के रेस्टोरेंट में आया। आकांक्षा, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मेरी दूसरी पत्नी ने मेरे ऊपर दहेज प्रथा का केस लगाया है। उसने मेरे परिवार पर बहुत झूठे आरोप भी लगा दिए हैं। तुम मेरी तरफ से गवाही दे दो तो शायद मैं केस जीत जाऊं। मैं तुमसे वादा करता हूं कि अगर मैं केस जीत गया तो मैं तुम्हें वापस अपने घर बुला लूंगा और कभी नहीं छोड़ूंगा। अब मैं तुम्हारे ऊपर निर्भर नहीं हूँ। मैं अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हूँ। तुम जैसे लालची लोगों को अपने कर्मों का फल भुगतना ही चाहिए। मैं गवाही बिल्कुल नहीं दूंगी। राहुल और उसके परिवार को दहेज लेने के जुर्म में जेल हो गई। उधर आकांक्षा और उसकी माँ ने अपना बिजनेस बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने शहर में 2 जगह और रेस्टोरेंट खोले और उनमें महिलाओं को ही काम पर रखा। आकांक्षा और उसकी माँ अपने शहर में कई महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। दोस्तों, इस कहानी का संदेश ये है कि लड़कियों का शादी से पहले आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भविष्य में पता नहीं उन्हें किस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ जाए।